स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम आ पहुंचे हैं रॉबरी किंग के 8वें भाग पर। यहां से मार धाड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जितनी प्लानिंग करनी थी, जितनी तैयारियां करनी थी, जो भी जिसने करना था वो कर चुका है। अब सिर्फ एक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं रॉबरी किंग पार्ट 8। प्रेस वालों का डब्बा। अब वापसी पर पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा प्रेस रिपोर्टर थे। बातचीत का मध्यम सा शोर मचा हुआ था वहां। वेटर अब ब्रेकफास्ट लेकर आना शुरू हो गए थे। ऐसे में शोर कुछ ज्यादा हो गया था। चाय कॉफी भी सर्व की जा रही थी। ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे, दही के अलावा टोस्ट भी थे। सब रिपोर्टर, कैमरामैन खाने पीने में व्यस्त होने लगे। देवराज चौहान की छिपी निगाह बार बार बोगी में खड़े 5 एसटीएफ के जवानों पर जा रही थी, जो यहां वहां खड़े थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो खतरनाक आतंकवादी हो सकते हैं। तभी वेटर की वर्दी पहने जगमोहन देवराज चौहान के यहाँ पहुंचा। तभी वेटर की वर्दी पहने जगमोहन देवराज चौहान के पास आ पहुंचा। साहब जी, पानी। जगमोहन ने पानी की बोतलों का डिब्बा उठा रखा था। देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया और एक बोतल लेते हुए कहा, सतर्क रहना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी। शायद कुछ भी ना हो, जगमोहन झुककर बोला। वो लोग ट्रेन में ना आ सके हों, कहकर जगमोहन आगे बढ़ गया। रोहन खाते खाते छिटक गया। उसने दोनों की बातें सुनी थी। वो वो कौन था, पानी वाला? मेरा साथी। देवराज चौहान ने पुनः खाना शुरू कर दिया। तुम दोनों की बातें मैंने सुनी थी, उन बातों का मतलब क्या है? रोहन ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया था, उसे देख रहा था। जानना चाहते हो? हाँ। सुनकर शांत रहना। शांत रहना? क्या मतलब? बहुत खतरनाक बात है। ट्रेन में कुछ होने वाला है। तभी बताऊंगा जब तुम सुनकर खामोश रहोगे। मैं चुप रहूंगा, तुम बताओ मुझे। बातों के दौरान देवराज चौहान नाश्ता करता जा रहा था। बोलो, क्या खतरनाक बात है? धीरे बोलो। रोहन ने सिर हिला दिया। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे साथ हो इस वक्त। अब बता देने में हर्ज भी नहीं है, क्योंकि ट्रेन चल चुकी है। देवराज चौहान की गंभीर निगाह खाते खाते हर तरफ घूम रही थी। तुम प्रेस के कैमरामैन हो, मेरी बातें सुनकर तुम गंभीरता को समझ सकते हो। कुछ बताओ तो, वो बेचैनी भरे स्वर में कह उठा। तुम्हें मालूम है गृह मंत्री जी के डिब्बे में एक कैदी लाया गया है? देवराज चौहान बोला। उस कैदी के बारे में सुना है। तो कौन है वो? मुझे क्या पता। वो नौशाद है। देवराज चौहान ने रोहन को देखा। कौन नौशाद? मुंबई हमलों का एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी। क्या? और रोहन का मुंह खुल गया। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। वो तो मुंबई की जेल में बंद बंद था। परंतु सरकार को भीतरी रिपोर्ट मिली कि किसी मिली भगत से नौशाद को छुड़ाया जा सकता है या मारा जा सकता है। और सरकार नहीं चाहती कि नौशाद जैसा खतरनाक मोहरा उनके हाथ से निकले। तो सरकार ने चुपचाप नौशाद को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। ये बात गृह मंत्री के अलावा 5-7 ऊंचे अधिकारी ही जानते हैं। रोहन हक्का बक्का सा देवराज चौहान को देखे जा रहा था। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि मंत्री जी की बोगी में नौशाद है। नौशाद ही है। मैं अभी देख कर आता। तुम उसे नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर नकाब है। नकाब ना होता तो ये प्रेस वाले यहाँ बैठे आराम से नाश्ता नहीं कर रहे होते। वो हल्ला मच गया तो अब तक। नकाब की ही वजह से किसी ने अभी तक उसे पहचाना नहीं। रोहन के चेहरे के भाव देखने वाले थे। तो तुम कौन हो? अपने बारे में बता देने में मैं अब हर्ज नहीं समझता। मैं देवराज चौहान हूँ। डकैती मास्टर देवराज चौहान। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? रोहन जैसे सिटपिटा उठा। देवराज चौहान ने धीरे से सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा,
तुम्हारी आवाज ऊंची हो रही है। रोहन संभला, कुछ लंबी सांसें लेकर बोला, तो तुम सच में डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? हाँ। तो इस ट्रेन में क्या कर रहे हो? क्या गोल्ड लूटने का इरादा? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर तुम इस ट्रेन में? मेरी पूरी बात सुन लो, समझ जाओगे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, नौशाद को इस ट्रेन में दिल्ली ले जाया जाने की बात बाहर निकलकर किसी आतंकवादी संगठन तक चली गई है, और वो नौशाद को आजाद कराकर पाकिस्तान ले जाने के लिए बेताब हो उठे हैं। हो सकता है उन्हें इस काम का तगड़ा पैसा भी दिया गया हो। बुलेट ट्रेन में नौशाद को अब क्या होगा? एसटीएफ के जवान ट्रेन में, ये ही आतंकवादी हैं। देवराज चौहान ने, कौन? एसटीएफ वाले? रोहन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये जवान है, आतंकवादी नहीं हो सकते। पहचान कार्ड दिखाकर ये ट्रेन में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे मिली खबर के मुताबिक ये सभी आतंकवादी हैं। असंभव। ये संभव है रोहन। देवराज चौहान गंभीर था। ये आतंकवादी हैं। इन्होंने असली जवानों को रास्ते में ही रोक लिया और उनकी जगह ले ली। पहचान पत्र बन जाते हैं। हथियारों की इनके पास कमी नहीं है। प्लानिंग करके ये इस ट्रेन में आ पहुंचे हैं। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। रोहन की हालत अजीब सी हो रही थी। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें मेरी बात का विश्वास कर लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी बात विश्वास के लायक है ही नहीं। रोहन ने सूख रहे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और नाश्ता समाप्त करके पानी की बोतल खोली, घूंट भरा। तो तुम क्यों ट्रेन में आए हो? रोहन अभी तक सख्ते की सी हालत में था। किसी ने मुझे ये सब बातें बताकर 200 करोड़ रुपए देने का वादा किया है अगर मैं नौशाद को सुरक्षित रख लेता हूँ या उसे शूट कर देता हूँ। सुरक्षित? किससे? एसटीएफ के जवानों के रूप में ये आतंकवादी अब कभी भी ट्रेन पर कब्जा जमाकर नौशाद को ले जाने की चेष्टा कर सकते हैं। तुम पागल हो। देवराज चान उसे देखकर मुस्कुराया। ये सब नहीं होने वाला, तुम मुझे डरा रहे हो। ये सब अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, कभी भी। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हें किसने ये सब बताया? उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो तुम्हें 200 करोड़ रुपए देगा? हाँ, अगर मैंने इन आतंकवादियों के प्लान को फेल कर दिया, नौशाद को बचा लिया, या फिर नौशाद को गोली मार दी। वो आदमी नहीं चाहता कि नौशाद हिंदुस्तान के हाथों से निकलकर पाकिस्तान पहुंच जाए। इस बात को वो रोकना चाहता है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। तुम मुझे पागल लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी ना हो। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। रोहन अभी तक परेशान सा देवराज चौहान को देखे जा रहा था। नाश्ता करो, नाश्ता, देवराज चौहान ने कहा। रोशन की सोचें टूटी। वो कह उठा, अब तो कह दो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। मैंने जो कहा मेरी जानकारी के हिसाब से वो बिल्कुल सच है। देवराज चौहान ने निगाह एसटीएफ के जवानों की तरफ मारी। तभी विनय बरूटा की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। कॉफी सर, कॉफी, कॉफी। देवराज चौहान नजरें घुमाई तो देवराज चौहान ने नजरें घुमाई तो विनय बरूटा को अपनी तरफ आते पाया। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। रोहन बहुत परेशान लग रहा था। विनय बरूटा ट्रे में कॉफी के प्याले रखे पास आ पहुंचा। कॉफी सर, विनय बरूटा ने अदब से कहा। देवराज चौहान ने कॉफी का प्याला उठाते हुए कहा, तुमने पेंट्री कार के उन 3 लोगों को ढूंढा जो ठेकेदार को पैसे देकर आए थे? नहीं, विनय बरूटा ने झुके झुके धीमे स्वर में कहा, मैं उन्हें नहीं पहचान सका। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। रोहन सिर आगे करके इनकी बातें सुनने लगा था। एसटीएफ के जवानों के रूप में ये सभी आतंकवादी हैं? विनय बरूटा ने धीमे स्वर में पूछा। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, परंतु ये आतंकवादी हो सकते हैं, देवराज चौहान बोला। तुम्हें इनकी किसी बात से लगा कि ये? मुझे अभी तक नहीं लगा। कुल कितने हैं ये?
30-35 लगते हैं। इनकी पोजीशन क्या है? 4 गृह मंत्री जी के डब्बे में खड़े हैं, 5 यहाँ पर हैं, 3 पेंट्री कार में हैं, 2 पीछे गार्ड की तरफ, 2 सोने की बोगी के आसपास, बाकी पीछे वाली अपनी बोगी में है। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मेरे पास एक ही रिवॉल्वर है, विनय बरूटा ने कहा। मेरे बैग में बहुत हथियार हैं। तुम्हारा बैग कौन सा है? ये वाला। देवराज चौहान ने सिर के ऊपर लगे शेल्फ में रखे काले बैग की तरफ इशारा किया। हो सकता है सब ठीक रहे, विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, तब भी वो हमें 200 करोड़ देगा। हाँ, परंतु मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। अपने हिस्से का 100 करोड़ उसे वापस दे दूंगा। क्यों? काम नहीं किया तो पैसा किस बात का? वो दे रहा है तो लेने में क्या हर्ज है? तुम ले लेना, अपनी सीख मुझे मत दो। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, कॉफी देना भैया। विनय बरूटा कॉफी की ट्रे के साथ पलट गया। रोहन ने उसी पल जल्दी से देवराज चौहान से पूछा, ये कौन है? मेरा पार्टनर। कैसा पार्टनर? इस काम का पार्टनर। काम के बाद 100 करोड़ ये लेगा और 100 करोड़ मैं। मुझे अभी भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। रोहन परेशान सा कह उठा। मैंने सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया कि जब कुछ हो तो तुम्हें यह सोचकर परेशान ना होना पड़े कि क्या हो रहा है। अगला दृश्य। फरहान नाश्ता सर्व करने के दौरान इस्माइल को मिला। सब ठीक है ट्रेन में? फरहान ने धीमे स्वर में कहा। हथियारबंद लोग कितने हैं ट्रेन में? इस्माइल ने पूछा। पेंट्री कार में और रिपोर्टरों में कोई हथियारबंद नहीं हो सकता, फरहान बोला। गृह मंत्री के डब्बे में जरूर हथियारबंद लोग हैं। नौशाद के साथ 2 पुलिस हैं, वो हथियारबंद जरूर होंगे। गृह मंत्री के पास भी रिवॉल्वर हो सकती है, और उसके किसी खास आदमी के पास भी। ट्रेन में कोई ऐसा जिसके बारे में तुम्हें अंदेशा हो कि वो पंगा खड़ा कर सकता है? नहीं, मेरी नजरों में ऐसा कोई नहीं आया अभी तक, फरहान ने गंभीर स्वर में कहा। ट्रेन चले 10 मिनट हो चुके हैं। तुम लोग कब हरकत में आओगे? मुझे पूरा यकीन है बाजी हमारे हाथ में है। हमने नौशाद के साथ जहां उतरना है वो जगह 2.5 घंटे बाद आनी है, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। न्यूक्लियर बम लाए हो? फरहान ने पूछा। हाँ, इस्माइल ने अपनी पीठ पर लटके बैग की तरफ इशारा किया। इसमें है। फरहान की आंखें चमक उठी। हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ, नौशाद पाकिस्तान पहुंच गया तो ये काम सच में बहुत बड़ा माना जाएगा, और इसमें हम सबकी मेहनतें लगी हैं, इस्माइल ने कहा। एसटीएफ के रूप में हमारे कितने लोग हैं? 33। यानी कि यहाँ पर कुल हम 36 हुए। तुमने नौशाद को देखा है? हाँ, वो गृह मंत्री की बोगी में है। बेड़ियां डालकर उसे बैठाया हुआ है। चेहरे पर ढीला सा नकाब डाल रखा है। नकाब क्यों? ताकि कोई उसे पहचान ना सके। ट्रेन में ढेर सारे प्रेस रिपोर्टर भी तो सफर कर रहे हैं, उन्हें पता चल गया तो। समझ गया, समझ गया। तुम्हारे पास कोई और बात है बताने लायक? नहीं, कुछ नहीं, फरहान ने कहा और वहां से हट गया। परंतु फरहान ये न देख सका कि पानी की बोतलों का डिब्बा थामे जगमोहन भी इसी बोगी में था, और उसने उसे इस्माइल के साथ घुट घुट कर बातें करते देख लिया। इस्माइल ने वहां बैठे साबिर से कहा, 10-15 मिनट बाद हमें इंजन में जाना है। कब्जा करने? हाँ, इस्माइल ने कहा और पीठ पर लटका बैग उतारकर एक तरफ खाली सीट पर रख दिया। इंजन का दरवाजा ट्रेन ड्राइवर अपनी तरफ से बंद रखता है, और बिना वजह उसे खोलने की इजाजत नहीं है। फिर वजह मैं पैदा करूंगा। वहां गृह मंत्री हैं, झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए, साबिर ने कहा। चिंता मत करो, सब कुछ शांति से होगा। हम अभी भी ट्रेन को अपने कब्जे में ले सकते हैं, साबिर बोला। हमने जहां उतरना है वो जगह 2.5 घंटे बाद आती है, इसलिए ट्रेन को कुछ देर अभी इसी तरह आगे बढ़ने दो। वैसे भी ट्रेन में हमारे मुकाबले पर कोई नहीं उतर सकता। सब निहत्थे हैं। 2-4 से ज्यादा लोगों के पास हथियार नहीं है। वक्त आने पर ऐसे लोगों को पहले ही कवर कर लिया जाएगा। अगला दृश्य।
जगमोहन पानी की बोतलों का डिब्बा थामे देवराज चौहान के पास पहुंच गया। रोहन ने बेचैनी भरी निगाहों से जगमोहन को देखा कि ये फिर आ गया। पेंट्री कार में मौजूद उन तीनों में से मैंने एक की पहचान कर ली है। एसटीएफ की बोगी में वो एक से धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहा था। इसका मतलब कि ये जवान हकीकत में आतंकवादी ही हैं। देवराज चौहान का स्वर धीमा था। 100%, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। विनय बरूटा को भी पेंट्री कार वाले उस आदमी की पहचान करा दो। जगमोहन ने सहमति से सिर हिला दिया। ये कब हरकत में आएंगे? मैं नहीं जानता, परंतु कभी भी ये ट्रेन को अपने कब्जे में ले सकते हैं। तब हमें परेशानी आएगी, क्योंकि विनय बरूटा को मिलाकर सिर्फ हम 3 हैं, जबकि ये 30 से ज्यादा हैं। जगमोहन ने कहा। ऐसा वक्त आए तो इन्हें असफल करने के लिए हमें समझदारी से चलना है, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। जगमोहन चला गया। क्या हुआ? पास बैठे रोहन ने बेचैनी भरे स्वर में पूछा। आतंकवादी इसी ट्रेन में है। ओह। तो ऊपर रखा मेरा काला बैग उतारकर नीचे मेरी टांगों के पास रख दो। रोहन ने बैग उतारा और नीचे टांगों के पास फर्श पर रख दिया। इस बैग में क्या है? हथियार। तुम्हारा मतलब कि यहाँ गोलियां चलने वाली हैं? रोहन के चेहरे पर आतंक के भाव उभरे। देवराज चौहान खामोश रहा। अगला दृश्य। गौरव ने एक निगाह विंडशील्ड के पार डाली। सामने पटरियों पर मारी। 200 की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही थी। इंजन का पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा था। प्रेमचंद गुप्ता अपनी ऊंची चेयर पर बैठा हर तरफ नजर घुमा रहा था। सर, गौरव कह उठा, हमारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार बहुत कम है। वो कैसे? चीन में हाल ही में बुलेट ट्रेन चली है। उसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चीन के ग्वांगझो इलाके से वुहान के बीच 1069 किलोमीटर की दूरी है। साधारण ट्रेन से 10.5 घंटे में सफर पूरा होता है, परंतु वहां चली बुलेट ट्रेन से इस सफर को 3 घंटे में पूरा कर लिया जाता है, गौरव ने बताया। काफी जानकारी रखते हो इस बारे में, प्रेमचंद गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा। अखबार में पढ़ा था हाल ही में। चीन ने जब इस ट्रेन का ट्रायल किया था तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार 394 किलोमीटर प्रति घंटे की रही थी, गौरव बोला। बुलेट ट्रेन के मामले में जापान आगे माना जाता है। जापान में बुलेट ट्रेनों की औसतन रफ्तार 245 किलोमीटर प्रति घंटा और फ्रांस में 280 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु चीन की बुलेट ट्रेन ने सबको पीछे कर दिया। इसका नेटवर्क बनाने के लिए चीन ने सिमंस, बॉम्बार्डियर और एल्स्टॉम जैसी कंपनियों का सहयोग लिया है। खैर, मैं तो ये कह रहा था कि हमारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार बहुत कम है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा तो कुछ भी नहीं है। 250 तो कम से कम होनी ही चाहिए थी। हमें रेलवे बोर्ड की तरफ से 200 की रफ्तार पर ही चलने का आदेश मिला है, प्रेमचंद गुप्ता ने कहा। हो सकता है आने वाले वक्त में बुलेट ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी जाए। अभी नया मामला है, इसलिए रफ्तार कम रखी गई है। चीन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तो पहली बार में ही 350 किलोमीटर की रफ्तार रखी। कोई तो बात होगी ही जो हमें 200 किलोमीटर की रफ्तार रखने को कहा गया है। आप ठीक कहते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में बुलेट ट्रेन की रफ्तार को रेलवे बोर्ड बढ़ा दे। तभी दीवार पर टंगे फोन की बेल बजने लगी। प्रेमचंद गुप्ता फौरन उठा और रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, गुप्ता। रेलवे के बड़े अफसर सुरेश अरोड़ा की आवाज कानों में पड़ी। मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर, आपकी आवाज स्पष्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुरेश अरोड़ा के स्वर में जबरदस्त परेशानी थी। ट्रेन में भारी गड़बड़ है। तुम ट्रेन को आने वाले किसी भी स्टेशन पर रोक दो और ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्रेमचंद गुप्ता के होंठों से निकला। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही सुनो। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही सुनो कि लेकिन क्या हुआ सर? गुप्ता, सुरेश अरोड़ा के स्वर में व्याकुलता भरी हुई थी। बुलेट ट्रेन में 33 लोग एसटीएफ के हैं।
परंतु जिन लोगों को बुलेट ट्रेन की ड्यूटी के लिए भेजा गया था, उन सब की लाशें एसटीएफ के ट्रक में एक सुनसान सड़क के किनारे जंगल जैसी जगह पर मिली हैं। लेकिन एसटीएफ के जवान तो ट्रेन में हैं सर। वो एसटीएफ के जवान नहीं हैं, कोई और लोग हैं, शायद आतंकवादी। आतंकवादी? प्रेमचंद गुप्ता के होठों से निकला। क्या वो ट्रेन में रखे सोने को लूटना चाहते? आतंकवादी लूटपाट के चक्कर में नहीं पड़ते। इस बात को लेकर सारे सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है, उस ट्रेन में गृह मंत्री भी। लेकिन सर, आतंकवादी चाहते क्या है? क्या गृह मंत्री की जान लेना चाहते हैं? मुझे सरकार की तरफ से खबर मिली है कि ट्रेन में एक कैदी ले जाया जा रहा है। वो, हाँ सर, उसके चेहरे पर नकाब है। वो गृह मंत्री जी के डिब्बे में ही है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो कैदी कोई साधारण इंसान नहीं है। मुंबई हमलों का पकड़ा गया एकमात्र आतंकवादी नौशाद है। ओह! प्रेमचंद गुप्ता चिढ़ पड़ा। वो आतंकवादी नौशाद को आजाद कराकर ले जाना चाहते होंगे, इसी वास्ते वो ट्रेन में मौजूद है। उन्होंने ट्रेन में चले ड्यूटी पर चले एसटीएफ के जवानों को खत्म कर दिया और उनकी जगह लेकर ट्रेन में आ गए। ये तो बहुत खतरनाक बात है सर। प्रेमचंद गुप्ता के होंठों से निकला। अब हालातों को संभालना है। सुरेश अरोड़ा की परेशान आवाज गुप्ता के कानों में पड़ रही थी। ट्रेन को आने वाले स्टेशन पर रोक दो। वहां पर पुलिस और मिलिट्री के पर्याप्त संख्या में जवान मौजूद होंगे। और सर, प्रेमचंद गुप्ता ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कहा, मेरे ख्याल में ट्रेन को इसी तरफ दौड़ाते दिल्ली ले जाना चाहिए। इससे वो आतंकवादी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकते और पकड़े जाएंगे दिल्ली में। 1 मिनट होल्ड करो। सुरेश अरोड़ा ने कहा, फिर खामोशी छा गई। प्रेमचंद गुप्ता के होंठ भिज चुके थे। गुप्ता के मस्तिष्क में धमाके फूट रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि अनजाने में उसने आतंकवादियों की सहायता की है। बुलेट ट्रेन की डुप्लीकेट चाबी बनाकर आतंकवादियों को दी थी और लाखों रुपया उनसे लिया था। तब उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, परंतु अब नए बने हालातों को देखकर वो समझ गया था कि आतंकवादी क्या करना चाहते हैं। आतंकवादी ट्रेन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। तभी तो चाबी हासिल की उससे लाखों में। यानी कि जल्दी ही आतंकवादी इंजन रूम पर कब्जा करने के लिए आने वाले हैं। होंठ भींचे गुप्ता ने उस दरवाजे को चेक किया जो पीछे की बोगी में खुलता था। वो दरवाजा ठीक से बंद था और मजबूत स्टील से बना हुआ था। उसे तोड़ पाना भी आसान नहीं था। रिसीवर उसने कान से लगा रखा था। क्या हुआ सर? गौरव उलझन भरी निगाहों से गुप्ता को देखता क्या उठा। ट्रेन में एसटीएफ के जवानों के रूप में आतंकवादी मौजूद हैं। गुप्ता के होंठों से गुर्राहट निकली। नहीं सर। गौरव उछल पड़ा। जिन एसटीएफ के जवानों की ड्यूटी ट्रेन में थी, उनकी लाशें मिली हैं मुंबई में। गुप्ता पूर्ववत स्वर में कहे जा रहा था। इससे स्पष्ट है कि आतंकवादी इस काम की देर से प्लानिंग कर रहे थे और मजबूत प्लानिंग की है उन्होंने। लेकिन वो चाहते क्या है? गृह मंत्री जी के डिब्बे में एक कैदी। हाँ सर। गौरव बेचैन था। वो मुंबई हमले में पकड़ा गया आतंकवादी नौशाद है। सरकार उसे गुपचुप तरीके से दिल्ली ट्रांसफर कर रही थी, परंतु ये बात शायद आतंकवादी जान गए थे और वो जरूर उसे फरार करवा लेना चाहते होंगे। हे भगवान! गौरव का मुंह खुला का खुला रह गया। गुप्ता होंठ भींचे रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। तो अब फोन पर क्या बात हो रही है सर? गौरव ने परेशानी से पूछा। वो कह रहे हैं कि ट्रेन को आने वाले स्टेशन पर रोक दो। वहां पुलिस और मिलिट्री मौजूद होगी और आतंकवादियों को संभाल लेगी। जबकि मेरा कहना है कि ट्रेन को इसी तरह बिना रुके दिल्ली तक ले जाते हैं। हेलो! एक नई आवाज प्रेमचंद गुप्ता के कानों में पड़ी। तुम प्रेमचंद गुप्ता हो, बुलेट ट्रेन के ड्राइवर? हाँ, परंतु तुम कौन? मैं क्राइम ब्रांच का सीनियर अफसर रंजीत साहू हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त हम मुसीबत में हैं और आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत हो सकती है। एसटीएफ के जवानों के रूप में ट्रेन में आतंकवादी मौजूद हैं। इससे पहले कि वो कुछ करें, ट्रेन को फौरन अगले स्टेशन पर रोकना। स्टेशन पर मिलिट्री पहुंच रही है, वो सब कुछ। ट्रेन को इसी रफ्तार में ले जाकर दिल्ली क्यों ना रोकें? ये ठीक नहीं होगा। गृह मंत्री भीतर मौजूद हैं, प्रेस के लोग हैं, पेंट्री कार वाले कर्मचारी हैं।
ऐसे में वो उन सबको मार सकते हैं। अगर ट्रेन अगले स्टेशन पर रोक दी तो वो तब भी उन सबको मार सकते हैं। गुप्ता ने कहा, तब हो सकता है वो लोग नौशाद के साथ ट्रेन छोड़ने की कोशिश करें। इस तरह ट्रेन के भीतर के लोगों को भी बचा इस तरह ट्रेन के भीतर के लोग भी बच पाएंगे और नौशाद के साथ भागते उन लोगों पर भी काबू पाया जा सकता है। हालात हमारे हक में होंगे। प्रेमचंद गुप्ता ने कुछ नहीं कहा। वो सोचों के दौर से गुजर रहा था। सुना तुमने? रंजीत साहू की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। गुप्ता के होंठ हिले। कुछ ही देर में रतलाम स्टेशन आने वाला है। तुम्हें रतलाम स्टेशन पर ट्रेन रोक देनी होगी, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ट्रेन की रफ्तार धीमी कर लो ताकि मिलिट्री को स्टेशन घेरने का पर्याप्त वक्त मिल सके। मैं ऐसा ही करूंगा, परंतु मैं आपका ऑर्डर नहीं मान सकता। मेरे अफसर से मेरी बात कराइए, गुप्ता बोला। अगले ही पल सुरेश अरोड़ा की आवाज कानों में पड़ी। गुप्ता, तुम्हें रंजीत साहू साहब जो भी कहें वो तुम बेहिचक मान सकते हो। इस वक्त हम सबको मिलकर चलना है। ठीक है सर। फिर रंजीत साहू की आवाज कानों में पड़ी। तुमने मेरी बात समझ ली गुप्ता? हाँ। तो ट्रेन की रफ्तार धीमी करो। प्रेमचंद गुप्ता ने गौरव से कहा, ट्रेन की रफ्तार 100 कर दो। गौरव फौरन डैशबोर्ड पर लगे कंप्यूटर में व्यस्त हो गया। क्या तुम्हें ट्रेन में कोई हलचल दिखी? उधर से रंजीत साहू ने पूछा। नहीं, अभी तक तो सब ठीक है। मैंने ट्रेन का नक्शा देखा है। इंजन रूम में एक दरवाजा बोगी में खुलता है। उस दरवाजे को मजबूती से बंद कर लो। आतंकवादी ट्रेन पर कब्जा पाने के लिए हर हाल में इंजन तक पहुंचने की चेष्टा करेंगे। वो दरवाजा बंद है। ठीक है, मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करूंगा। प्रेमचंद गुप्ता ने रिसीवर वापस लगा लिया। बुलेट ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी थी। गौरव डैशबोर्ड के कंप्यूटर पर व्यस्त था। ये तो गड़बड़ हो गई। प्रेमचंद गुप्ता की आंखों के सामने फरहान का और बाबू का चेहरा नाचा। बाबू से पैसे लेकर उसे बुलेट ट्रेन की डुप्लीकेट चाबी बनवा कर दी। गलत काम किया उसने। तब उसने नहीं सोचा था कि कोई उससे डुप्लीकेट चाबी लाखों लाखों में क्यों मांग रहा है। उसके बाद एक और फरहान भी आया था डुप्लीकेट चाबी बनवाने, परंतु तब उसने पक्के तौर पर उसे इनकार कर दिया था। वैसे भी चाबी उसके पास नहीं रहती थी जो डुप्लीकेट बनवा सके। स्पीड कम कर दी सर, गौरव बोला। गुप्ता का ध्यान गौरव की तरफ गया। अब क्या होगा सर? गौरव ने कहा। रतलाम स्टेशन पर हमें ट्रेन को रोक देना है। उसके बाद जो करना होगा वहां मौजूद मिलिट्री ही करेगी। स्टेशन पर दरवाजे ट्रेन के खोलने हैं कि नहीं? गौरव बेचैनी से कह उठा। प्रेमचंद गुप्ता ने गौरव को देखकर कहा, ये तो मैंने पूछा नहीं। कहने के साथ ही दीवार पर लटके फोन का रिसीवर उठाकर वो सुरेश अरोड़ा का नंबर मिलाने लगा। बात हो गई। रतलाम पर ट्रेन के दरवाजे खोलने हैं या नहीं? गुप्ता ने पूछा। 1 मिनट। फिर अरोड़ा को किसी से ही यही बात पूछते सुना। गुप्ता समझ गया कि रंजीत साहू से पूछ रहा होगा। उसके बाद कानों में आवाज पड़ी, ट्रेन के सब दरवाजे खोल देने हैं ताकि जो ट्रेन से बाहर आ सकें आ जाएं। ठीक है। गुप्ता ने रिसीवर रखा। तभी इंटरकॉम बजने लगा। गुप्ता समझ गया कि ट्रेन की रफ्तार कम होने पर गार्ड अमर सिंह बात करना चाहता होगा। कहो अमर सिंह, ट्रेन की रफ्तार कम क्यों कर दी? क्या हुआ? दूसरी तरफ अमर सिंह ही था। गुप्ता ने अमर सिंह को सारा मामला बताया और रिसीवर वापस रखा। अब क्या होगा सर? गौरव चिंतित स्वर में कह उठा। देखते हैं। प्रेमचंद गुप्ता होंठ भींचे कह उठा। ट्रेन की रफ्तार कम होने पर वो आतंकवादी भी चौंकेंगे, गौरव बोला। गुप्ता व्याकुलता भरे अंदाज में खामोश रहा। अगला दृश्य। ट्रेन की रफ्तार एकाएक कम होते पाकर इस्माइल की आंखें सिकुड़ी। वो एसटीएफ के जवानों वाली बोगी में मौजूद था। रफ्तार कम होने की वजह से बाकी भी उलझन में दिखे। ट्रेन की स्पीड कम क्यों हो गई? एक ने कहा। टेंशन वाली बात ना हो, दूसरा बोला। क्यों इस्माइल? तीसरे ने इस्माइल से पूछा। इस्माइल खड़ा होता हुआ बोला, पता करता हूं।
जरूर कोई बात है जो ट्रेन की रफ्तार कम हुई। साबिर भी उठ खड़ा हुआ था। उसके हाथ में गन थी। मैं भी साथ चलता हूँ इस्माइल। दोनों बोगी में आगे बढ़े और बाहर निकलकर रिपोर्टरों की बोगी में आ पहुंचे। रिपोर्टरों में भी यही बात चल रही थी कि रफ्तार कम क्यों हुई। एक ने वहां से निकलते इस्माइल और साबिर से पूछा, ट्रेन की गति कम क्यों हो गई? हमें नहीं मालूम, साबिर ने शांत स्वर में कहा। बुलेट ट्रेन की शान ही रफ्तार है और वो भी कम हो गई, दूसरा कह उठा। हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन कामयाब नहीं होने वाली, एक अन्य रिपोर्टर लड़की ने कहा। वो दोनों वहां से आगे बढ़ते मंत्री वाली बोगी में पहुंचे। इस्माइल की निगाह सूफी पर जा टिकी, जो कि गन थामे एक तरफ सावधान खड़ा था। इस्माइल उसके पास पहुंचकर बोला, रफ्तार कम क्यों हो गई? मैं नहीं जानता, सूफी धीमे स्वर में बोला। तुम अभी तक हरकत में क्यों नहीं आ रहे? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमने जहां उतरना है वो जगह अभी दूर है, इसलिए ट्रेन को बंधक बनाने की जल्दी नहीं कर रहा। हम आसानी से सारे हालातों पर काबू पा लेंगे, तुम एक्शन ले लो। इस्माइल ने सिर हिलाया, फिर नौशाद और राम लखन घोड़पड़े के पास जा पहुंचा। सब ठीक है? इस्माइल ने राम लखन और घोड़पड़े से पूछा। ये तंग तो नहीं कर रहा? ठीक है, राम लखन ने कहा। जवाब में नौशाद गालियां देने लगा सबको। उसके चेहरे पर नकाब डाला हुआ था। इस्माइल वहां से आगे बढ़ गया। हाथ में गन थी। साबिर गन थामे उससे एक कदम पीछे था। इस डिब्बे में भी रफ्तार कम होने की ही चर्चा शुरू हो गई थी। इस्माइल गृह मंत्री जी के पास पहुंचकर ठिठका और मुस्कुराकर कह उठा, ट्रेन की रफ्तार कम क्यों हो गई? हम खुद हैरान हैं, गृह मंत्री जी ने कहा। ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं ट्रेन के ड्राइवर से पूछता हूँ, कहकर इस्माइल साबिर के साथ बोगी के अंत की तरफ बढ़ता चला गया, जिधर इंजन था। दो एसटीएफ के जवानों के रूप में आतंकवादी वहां भी खड़े थे। इस्माइल ने इंजन के बंद दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को खोलने की चेष्टा की, परंतु वो बंद था। इस्माइल और साबिर की नजरें मिली। भीतर से बंद कर रखा है? साबिर ने पूछा। हाँ, इस्माइल ने कहा और दरवाजा जोर जोर से थपथपाया। ये दरवाजा खुलवाना जरूरी है, तभी तो हम इंजन पर, पूरी ट्रेन पर कब्जा जमा पाएंगे। अगले ही पल दरवाजे के ऊपर लगी नन्ही सी खिड़की खुली और गौरव का चेहरा दिखा। क्या है? ट्रेन की रफ्तार क्यों कम हो गई? इस्माइल ने सहज स्वर में पूछा। तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा किया गया है, गौरव ने शांत स्वर में कहा। दरवाजा खोलो, इस्माइल बोला। क्यों? हम एसटीएफ वाले हैं, एक निगाह इंजन में मारना चाहते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। इंजन में सब ठीक है। तुम दरवाजा खोलो। अगले ही पल गौरव वहां से हट गया और गुप्ता का चेहरा खिड़की में दिखा। वो बोला, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। क्यों? दरवाजा खोलने और बंद करने का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। हम एसटीएफ के लोग हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ट्रेन में कौन है। हमें इस बारे में ऑर्डर है कि हम ट्रेन के इंजन में भी जा सकते हैं। मेरे पास इससे वास्ता रखता कोई ऑर्डर नहीं है, मुंशी प्रेमचंद गुप्ता ने कहा। तुम बहुत अजीब इंसान हो। प्रेमचंद प्रेमचंद गुप्ता नन्ही खिड़की से नहीं प्रेमचंद गुप्ता ने खिड़की की जाली से इस्माइल को गंभीर निगाहों से देखा। मैं तुम्हें ऑर्डर की कॉपी दिखा सकता हूँ, इस्माइल ने कहा। वो मेरे काम की नहीं है। तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, किसी भी हाल में नहीं। प्रेमचंद गुप्ता दृढ़ स्वर में कह उठा। ठीक है, तुम ये तो बता सकते हो कि ट्रेन में क्या तकनीकी खराबी आई है जो रफ्तार कम करनी पड़ गई? ये डिपार्टमेंट की बात है। तुमसे इस बारे में बात करना मैं ठीक नहीं समझता। इस्माइल ने खिड़की से नजर आते प्रेमचंद गुप्ता को घूरा। प्रेमचंद गुप्ता ने खिड़की बंद कर ली। इस्माइल की साबिर से निगाह मिली। नहीं खोलेगा वो दरवाजा। फरहान को बुलाकर लाओ और जाते वक्त सबको सतर्क करते जाओ कि हम ट्रेन पर कब्जा करने वाले हैं, इस्माइल शांत स्वर में बोला। साबिर गन थामे वापस चल पड़ा। इस्माइल वहीं खड़ा रहा। ट्रेन की रफ्तार कम क्यों कर दी गई? गृह मंत्री जी के पास बैठे एक व्यक्ति ने साबिर से पूछा। तकनीकी खराबी की वजह से रफ्तार कम की गई है,
कहकर साबिर आगे बढ़ता चला गया। वो आदमी गृह मंत्री जी से कह उठा, मंत्री जी, ट्रायल फेल हो गया बुलेट ट्रेन का। ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई। हर नए काम में कुछ अड़चन तो आती ही है, गृह मंत्री जी ने कहा। खराबी जल्दी दूर कर ली जाएगी। नौशाद की अगल बगल में घोड़पड़े और राम लखन बैठे थे। खामोश बैठा नौशाद एकाएक भड़क कर कह उठा, हरामजादे, मेरे मुंह से नकाब हटा दो। इस तरह मेरा दम घुटता है, मुझे आसपास देखने दो। तुम ऐसे ही ठीक हो। कमीने कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू सबसे बड़ा हरामजादा है। नौशाद गुर्रा उठा। डिब्बे में कईयों का ध्यान इनकी तरफ हुआ। कैद में रहकर तकलीफ हो रही है? राम लखन कह उठा। बहुत। वो वक्त याद कर जब तू मुंबई पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से चला था। उससे क्या होगा? नौशाद ने दांत भींचकर कहा। तेरे को अपनी गलती का एहसास होगा। तब तू पाकिस्तान में आजाद पंछी की तरह घूमता था, और अब तेरी सारी जिंदगी सख्त पहरे के बीच बीत जाएगी। तो क्या हो गया? जिंदगी तो मैंने पूरी बिता दी। कुत्ते से भी बुरी जिंदगी, राम लखन ने कड़वे स्वर में कहा। कुत्ता भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीता है। तू तो जीवन में कुत्ता भी नहीं बनकर रह सका। अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठा सकता, जबकि तेरे को हम शानदार जिंदगी दे सकते हैं। शानदार जिंदगी? नौशाद बोला। हाँ, कश्मीरी लड़की से शादी करा के तू बहुत बड़े बंगले में रह सकता है। तो रखते क्यों नहीं? कश्मीरी लड़की से मेरी शादी कराओ। पहले तू हेडली के बारे में बता। क्या? मुंबई हमलों के पीछे हेडली भी था? वो पाकिस्तानी संगठन के साथ मिला हुआ था? इस बारे में जानकर क्या करोगे? हेडली को अमेरिका ने पकड़ रखा है, और वो स्वीकार करता है कभी कभी कि वो मुंबई हमले के पीछे था, और मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादियों को वो ही निर्देश दे रहा था पाकिस्तान से कि उन्हें कब क्या करना है। मैं हेडली से एक बार मिला था। एक बार? सच में एक बार? कहाँ? लाहौर में। किस सिलसिले में मुलाकात हुई थी? तुम दोनों ने क्या बातें की? राम लखन ने पूछा। नहीं बताऊंगा। तो फिर हम कश्मीरी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। तुम्हें तुम लोग जेल के अलावा मुझे कुछ नहीं दे सकते। ये बात तो मैं जानता हूँ। नौशाद कह उठा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। हम चाहें तो तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना सकते हैं, परंतु ये हेडली के बारे में बताने के बाद ही होगा। बकवास मत करो। अगर मुझे यकीन होता कि हेडली के बारे में बताकर मुझे कुछ फायदा होगा, तो मैं जरूर बता देता। तुम लोग चीचड़ों की तरह मेरे से चिपके रहते हो कि मैं तुम्हें बताऊंगा, परंतु मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सन, घोड़पड़े दांत भींचकर बोला, दिल्ली में मैं तेरे को अकेले में ले जाकर बहुत मारूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? जज ने मना कर रखा है कि मेरे को पीटना नहीं है। जज के सामने नहीं पीटेंगे, बंद कमरे में पीटेंगे। जब जज के सामने पेश करेंगे, तब तू बिल्कुल ठीक हाल में होगा। मैं जज को बता दूंगा कि तुमने मुझे मारा है। जज तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेगा। हम कह देंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। जज भी कुत्ता है। तुम सब कुत्ते हो। नौशाद गुस्से से भर उठा और गालियां निकालने लगा। अगला दृश्य। साबिर फरहान को लेकर इस्माइल के पास पहुंचा। गृह मंत्री जी के डिब्बे के लोग ये सब देख रहे थे, परंतु उन्होंने जानने की जरूरत नहीं समझी कि क्या मामला है। फरहान और इस्माइल की नजरें मिली। फरहान पेंट्री कार के वेटर की वर्दी में था। जगमोहन ने फरहान को साबिर के साथ जाते देखा तो उसे गड़बड़ लगी। उसने फौरन एक खाली ट्रे हाथ में पकड़ी और उनके पीछे बोगी में चल पड़ा। उनसे 10-15 कदम पीछे था। जब फरहान गृह मंत्री जी की बोगी के अंत में इस्माइल के पास पहुंचा, तो जगमोहन बोगी के इस तरफ अंत में खड़ा होकर छिपी निगाहों से उन पर नजर रखने लगा। तुम ट्रेन के ड्राइवर से मिल चुके हो ना? इस्माइल ने फरहान से पूछा। डुप्लीकेट चाबी बनवाने के सिलसिले में मिला था। बात क्या है? फरहान बोला। हमने इंजन पर कब्जा जमाना है, परंतु वह दरवाजा नहीं खोल रहा। इस्माइल की आवाज कठोर हो गई। वो तुम्हें पहचानता है। तुम उससे बात करो, लाखों रुपयों का लालच दो, जैसा भी हो दरवाजा खुलवाओ।
फरहान ने सिर हिलाया और 2 कदम आगे बढ़कर इंजन की तरफ जाने वाला दरवाजा थपथपाया। जगमोहन ने फरहान को ऐसा करते देखा तो फौरन समझ गया कि आतंकवादी इंजन पर कब्जा जमाकर ट्रेन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वो पलटा और रिपोर्टरों की बोगी में पहुंचकर देवराज चौहान के पास आया। देवराज चौहान और रोहन की निगाहें पहले से ही उस पर थी। जगमोहन झुकता हुआ धीमे स्वर में कह उठा, काम शुरू होने वाला है। वो लोग इंजन पर कब्जा जमाने के फेर में लगते हैं। ट्रेन की रफ्तार कम क्यों होगी? नहीं जानता, अब सतर्क हो जाओ। कहकर जगमोहन जाने वाला लगा तो देवराज चौहान ने टोका, रुको। देवराज चौहान ने ठिठक कर देव जगमोहन ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा। ये ले जाओ। देवराज चौहान ने पाँव के पास से एक लिफाफा उठाकर उसे दिया। इसमें 2 रिवॉल्वर हैं और फालतू राउंड है। एक रिवॉल्वर विनय बरूटा को दे देना और राउंड भी। जगमोहन लिफाफा और ट्रे थामे आगे बढ़ गया। मुझे घबराहट हो रही है कि ट्रेन में क्या होने जा रहा है, रोहन कह उठा। वही होने वाला है जो मैंने तुम्हें बता दिया था, देवराज चौहान बोला। तुम कितने लोग हो? 3। और वो 30 के ऊपर हैं। सबके पास गने हैं। ऐसे में 3 लोग उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला गनों रिवॉल्वरों से नहीं, हालात के हिसाब से होता है, दिमाग से होता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता। रोहन सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कह उठा। क्यों? तुम मुसीबत मोल लोगे तो वो आतंकवादी मुझे भी तुम्हारा साथी समझेंगे और मार देंगे। इतने में ही डर गए? देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं कैमरा मैन हूं, योद्धा नहीं जो ऐसे मौके पर। तुम भी एक रिवॉल्वर ले लो। मैं माफी चाहता हूं, मैं इतना बहादुर नहीं हूं कि ये सब कर सकूं। तुम्हें तो 200 करोड़ मिलेंगे, मैं क्यों? तुम भी हिस्सा ले लेना। मुझे माफ करो, रोहन ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। अगला दृश्य। प्रेमचंद गुप्ता उस नन्ही सी खिड़की को बंद करके परेशानी भरे स्वर में कह उठा, ये आतंकवादी इंजन पर कब्जा जमाने की फिराक में है। ये तो अच्छा हुआ सर कि हमें पहले ही खबर मिल गई, वरना हमने तो एसटीएफ के जवान समझकर इनके लिए इंजन रूम का दरवाजा खोल ही देना था। बड़ी मुसीबत से बच गए। गुप्ता ने फोन का रिसीवर उठाया और सुरेश अरोड़ा का नंबर मिलाने लगा। बात हो गई। एसटीएफ के लोग इंजन रूम में आने को कह रहे थे सर, गुप्ता बोला। हरगिज नहीं, वो आतंकवादी हैं। तुम उधर से सुरेश अरोड़ा ने तेज स्वर में कहना चाहा। मैंने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला, खोलना भी मत। सुनो गुप्ता, तुम्हारे लिए ये फोन खाली रखा हुआ है। तुम जब भी फोन करोगे ये लाइन खाली मिलेगी। मैं समझ गया सर। तुमने अब ट्रेन को रतलाम स्टेशन पर रोक देना है। उसके बाद मिलिट्री के जवान सब कुछ संभाल लेंगे। अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा रतलाम स्टेशन पहुंचने को। मिलिट्री स्टेशन पर अभी अभी पहुंची है। रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लोगों को दूर किया जा रहा है। तुम्हें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रोकनी है। सारी लाइन तुम्हें क्लियर मिलेगी। सब कुछ ठीक से संभालना है गुप्ता। हाँ सर, कहकर गुप्ता ने रिसीवर वापस लगा दिया। क्या हुआ सर? गौरव बोला। रतलाम स्टेशन पर मिलिट्री पहुंच गई है। ओह, मेरा तो दिल धड़क रहा है बुरी आशंकाओं से। गुप्ता कुछ कहने लगा कि तभी दरवाजा खटखटाया गया। गुप्ता और गौरव की नजरें मिली। वो फिर कोशिश करेंगे कि हम किसी प्रकार दरवाजा खोल दें। क्या पता उन्हें शक हो गया हो कि हम ट्रेन को रतलाम में रोकने जा रहे हैं। गुप्ता ने दरवाजे को घूरा। आप उनकी बातों में मत फंसना सर, दरवाजा मत खोलना। गौरव ने जैसे गुप्ता को पक्का कर देना चाहा। तभी दरवाजा पुनः थपथपाया गया। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला गौरव, दरवाजा खोलने का मतलब ही नहीं उठता। कहने के साथ ही गुप्ता ने दरवाजे पर बनी नन्ही सी उस खिड़की को सरकाया और बाहर देखा। अगले ही पल गुप्ता की आंखें सिकुड़ी। उस पार खड़े फरहान के चेहरे को देखकर उसे लगा कि इसे कहीं मिल चुका है। तुरंत ही उसका दिल जोरों से धड़का। उसे याद आ गया कि ये आदमी उसके पास बुलेट ट्रेन की डुप्लीकेट चाबी पाने आया था और लाखों रुपया दे रहा था। परंतु इस वक्त ये पेंट्री कार के वेटर की वर्दी में था। आंखें मिलते ही उधर से फरहान को मुस्कुराते पाया। गुप्ता के होंठ भिज गए।
अब उसे ट्रेन पर बड़े खतरे का एहसास स्पष्ट तौर पर लगा था। पहचाना मुझे? उधर से फरहान ने अपने चेहरा नन्ही खिड़की के पास किया। मैं तुम्हारे पास इसी बुलेट ट्रेन की डुप्लीकेट चाबी बनवाने आया था, परंतु तुम ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं थे तब। गुप्ता मौत की सी निगाहों से उसे देखता रहा। परंतु उससे पहले तुमने बाबू को चाबी दे दी थी। वो मेरे लिए ही काम कर रहा था, परंतु चाबी हाथ में आते ही गद्दारी पर उतर आया। लेकिन बाद में हमें उससे चाबी मिल गई थी। हमारे पास है चाबी, देखना चाहोगे? गुप्ता के दांत बिचे रहे। चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाला। फरहान की आवाज पुनः आई। गुप्ता ने गौरव को देखा। उसे ही देख रहा था गौरव, और सुन रहा था। ये बकवास कर रहा है, गुप्ता ने कठोर स्वर में गौरव से कहा। बकवास ही कर रहा है, मुझे इसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। क्या ये भी आतंकवादी है सर? हाँ, लगता तो है। ये तो पेंट्री का वेटर लगता है। इस रूप में ये आतंकवादी ही है, जैसे एसटीएफ वाले। बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ ये ट्रेन में आए हैं, गौरव ने कहा। तभी नन्ही खिड़की की उधर से फरहान की आवाज आई। सुन रहे हो गुप्ता मुझे? ये तो आपका नाम भी जानता है सर, गौरव बोला। खतरनाक लोग हैं ये तुम्हारा नाम भी जानते होंगे। सबके बारे में इन्होंने पता कर रखा है। कहने के साथ ही गुप्ता ने नन्ही खिड़की के पार खड़े फरहान को देखकर गुस्से में कहा, मैं तुम लोगों की कोई भी चाल सफल नहीं होने दूंगा। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम बकवास मत। ट्रेन की रफ्तार कम क्यों कर दी? बुलेट ट्रेन तो ज्यादा से ज्यादा तेज चलनी चाहिए। प्रेमचंद गुप्ता फरहान को खा जाने वाली निगाहों से देखता रहा। मैं अभी भी तुम्हें तगड़ी ऑफर देने का दम रखता हूँ। नोट इस वक्त भी मेरे पास बहुत है, उधर से फरहान बोला। गौरव ने ये बात सुनी तो कह उठा, आपको रिश्वत देने की बात कह रहा है सर? गुप्ता फरहान को देखता रहा। तुम ये दरवाजा खोल दो तो मैं तुम्हें 50 लाख नकद अभी दे सकता हूँ। दरवाजा किसी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। गुप्ता गुर्रा उठा। जिद का कोई फायदा नहीं। हम ट्रेन में न्यूक्लियर बम लगाने जा रहे हैं। न्यूक्लियर बम? गुप्ता की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ, बम हमारे पास है। ये ट्रेन बच नहीं सक तुम लोग हो कौन? गुप्ता गुस्से से चीख उठा। आतंकवादी। तो मुझसे क्या चाहते हो? दरवाजा खोल दो और इंजन हमारे हवाले कर दो। बदले में 50 लाख तुम्हें नकद। नहीं चाहिए मुझे पैसा। हम अपने साथी को लेने आए हैं, वही साथी जो नकाब पहने कैदी बना इस बोगी में मौजूद है, और जाते हुए ट्रेन में न्यूक्लियर बम लगाकर इस ट्रेन को, और जिस इलाके में बम फटेगा वहां से मीलों दूर तक न्यूक्लियर बम का। तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुप्ता के होंठों से थरथराता स्वर निकला। तो तुम चाहते हो कि हम ऐसा ना करें? फरहान उधर से खड़ा मुस्कुराया। नहीं करो। ठीक है, नहीं करते, परंतु तुम्हें ये दरवाजा खोलना होगा, फरहान ने कहा। मत खोलना सर, गौरव परेशान से कह उठा। घबराओ मत, मैं नहीं खोलने वाला, गुप्ता ने गौरव से कहा। फरहान ने ये शब्द सुने तो कह उठा, गुप्ता, 50 लाख लेकर तुम अपनी जान भी बचा सकते हो। हम ट्रेन रोककर तुम्हें नीचे उतार तुम लोग पागल हो। फरहान मुस्कुराता हुआ नन्ही सी खिड़की से उसे देखता रहा। ये दरवाजा खोल दो, वरना हमारे पास रास्ते और भी हैं। यहाँ अब वही होगा जो हम चाहेंगे। मुझे मुझे सोचने दो। सोच लो। 10 मिनट दे दो मुझे। मैं इतना वक्त नहीं है हमारे पास, हम तुम्हें 5 मिनट देते हैं। गुप्ता ने उसी पल खिड़की बंद कर ली। चेहरे पर डर और गुस्सा था। आप क्या सोचना चाहते हैं सर? किस बात का आपने वक्त लिया है? गौरव हैरानी से कह उठा। वो आतंकवादी हैं और इस बात को वो भी स्वीकार कर चुके हैं, फिर आप? मैं दरवाजा नहीं खोल रहा गौरव, गुप्ता अपने पर काबू पाता कह उठा। तो? गौरव कुछ नहीं समझा। मुझे ये बात ऊपर बतानी होगी कि आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर बम भी है, और वो बम फोड़ने का इरादा रखते हैं। रतलाम स्टेशन पर ट्रेन रोकी तो आतंकवादी वहां न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह तो ये खुद भी मरेंगे। सिर्फ रहे हैं ये। इन पागल लोगों को अपनी जान की परवाह है ही कहाँ? ये कुछ भी कर सकते हैं।
गुप्ता ने कहा और होंठों पर जीभ फेरते हुए आगे बढ़कर दीवार पर टंगे फोन का रिसीवर थामा और नंबर मिलाने लगा। तभी दरवाजा खटखटाया गया। प्रेमचंद गुप्ता ठिठका। उसने रिसीवर वापस लगाया और नन्ही खिड़की सरका कर खोली। सामने फरहान का चेहरा दिखा और उसकी आवाज कानों में पड़ी। जल्दी करो वरना हम दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। गुप्ता ने उसी पल खिड़की बंद की और रिसीवर थाम कर नंबर मिलाने लगा। ये तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए सर। गौरव का चेहरा फक हो गया था। नंबर मिलाने के बाद गुप्ता ने रिसीवर कान से लगा लिया। ट्रेन 100 की रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। हेलो। तभी गुप्ता के कानों में उधर से सुरेश अरोड़ा की आवाज पड़ी। सर। गुप्ता हड़बड़ाए सके उठा। गजब हो गया सर। क्या हुआ? आतंकवादी दरवाजा खोलने को कह रहे हैं। वो कहते हैं उनके पास न्यूक्लियर बम है। वो बम को ट्रेन में लगाने वाले हैं। नहीं, वो कह रहे हैं अपने साथी नौशाद को छुड़ाने आए हैं, उसे ले जाएंगे। वो मुझे ट्रेन का दरवाजा खोलने को कह रहे हैं। इसके लिए वो मुझे 50 लाख नगद देने का लालच भी दे रहे हैं और वो। 1 मिनट रुको। फिर आधे मिनट के कुछ बाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रंजीत साहू की आवाज कानों में पड़ी। गुप्ता साहब, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? उनके पास न्यूक्लियर बम है। वो उसे लगाने। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इससे वो खुद भी मारे जाएंगे। रंजीत साहू ने उधर से कहा। ये आतंकवादी पागल होते हैं, खुद को भी मार लेते हैं। परंतु इस बार वो ऐसा नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि उनका मिशन नौशाद को आजाद कराना है, खुद की जान गंवाना नहीं। एक आध आतंकवादी होता तो हम सोचते कि वो ऐसा कर सकता है, परंतु एक साथ 30-35 आतंकवादी एक साथ अपनी जान कभी नहीं गंवाते। वो लोग मुझे पागलों से भी बढ़कर लग रहे हैं। बम की फिक्र मत करो तुम। कम से कम अभी वो बम नहीं लगाने वाले। वो तुमसे इंजन का दरवाजा खोलने को कह। हाँ हाँ, वो ये कहते हैं नहीं खोला तो उनके पास और भी रास्ते हैं। गुप्ता गुस्से में कह उठा। उनकी बातों की परवाह मत करो। वो ऐसी धमकियां देते रहेंगे। तुम्हें डराकर वो अपना काम निकालना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? रतलाम स्टेशन पर ट्रेन को रोक देना। तब तक तो वो दरवाजा तोड़कर। दरवाजा कैसा है? क्या मतलब? मैंने पूछा दरवाजा कैसा है। अगर दरवाजा तोड़ना आसान होता तो दरवाजा तोड़ दिया होता उन्होंने। स्टील का है दरवाजा। मजबूत है। थोड़ा सा तो है। पता नहीं कितना मजबूत है। दरवाजा तोड़ने में उन्हें कितना वक्त लगेगा? मैं क्या कह सकता हूँ सर। गुप्ता ने होंठ भींचकर बंद दरवाजे को देखा। 15 मिनट तक तुम रतलाम पहुंच जाओगे। क्या उन्हें दरवाजा तोड़ने में 15 मिनट लग सकते हैं? मैं नहीं जानता। चीख पड़ा गुप्ता। तुम अपना धैर्य छोड़ रहे हो। हिम्मत मत हारो। तुम्हारे हाथों में सबकी जान है। मेरे हाथ में किसी की जान नहीं है। यहाँ के हालात मेरे से मतलब नहीं रखते। गुप्ता खींच भरे स्वर में कह उठा। मैं ट्रेन का ड्राइवर हूँ और आतंकवादियों का मुकाबला मैं नहीं कर। तुम्हें आतंकवादियों से मुकाबला नहीं करना। तुम्हें सिर्फ ट्रेन को रतलाम स्टेशन तक लाने की जिम्मेदारी है। इस बीच उन्होंने कुछ कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम उनसे थोड़ा वक्त लो। किसी भी तरह ये 15 मिनट टपा दो। फिर। तुम इस काम को आसान समझ रहे हो। तुम यहाँ होते तो मैं देखता कि। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे आसपास के हालात। परंतु मैं इतना कहूंगा कि घबराओ मत। होश से काम लो। तुम ये 15 मिनट आसानी से निकाल दो। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। गुप्ता ने गहरी सांस ली। गौरव भी घबराया सा खड़ा गुप्ता को देख रहा था। उसी पल जोरों से दरवाजा खटखटाया गया। वो दरवाजा थपथपा रहे हैं। गुप्ता के होठों से निकला। तुम उनसे बातें कैसे करते हो? उधर से रंजीत साहू ने पूछा। दरवाजे पर एक नन्ही सी खिड़की है। वहां तंग जाली लगी है। गुप्ता ने कहा। ट्रेन के भीतर के क्या हालात हैं? क्या उन्होंने यात्रियों को कुछ कहा? मैं नहीं जानता। मेरे ख्याल में शायद अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझ पर से ही शुरुआत कर दरवाजा पुनः पुनः भिड़भिड़ाया गया। वो अब रुकने वाले नहीं, दरवाजा जोर से थपथपा रहे हैं। 15 मिनट किसी तरह निकाल। गुप्ता ने रिसीवर वापस लगा दिया। गौरव से नजरें मिली। क्या 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 होगा सर? कुछ भी बुरा हो सकता है। गुप्ता ने भयभीत स्वर में कहा।
और दरवाजे की नन्ही खिड़की को देखा। पुनः दरवाजा भिड़भिड़ाया गया। गुप्ता ने हाथ आगे बढ़ाया उस नन्ही खिड़की को खोलने के लिए। चलिए दोस्तों, सस्पेंस को एक एपिसोड और आगे ले जाते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को बुरा लगेगा, मुझे खुद बुरा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आप समझ पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं मेरी भावना को। मुझे आप अपने जैसा एक श्रोता ही समझें। मतलब मैंने अचानक ही यूट्यूब पर एक दो चैनल्स पर ये स्टोरीज देखी देवराज चौहान वाली, तो मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई। और उसके बाद वो जो रोड ब्लॉक्स आते हैं ना, जो कि आपके सामने भी आए होंगे। कैसे? जैसे एक कहानी सुनी और पता चला कि इसका अगला भाग है और वो अगला भाग कहीं मिल नहीं रहा है। या फिर वही वाली जो महेंद्र जी ने लिखा था उस दिन कि एक एपिसोड फ्री है और अगले बाकी के पेड है एंड थिंग्स लाइक दैट, इस तरह की। तो उन भावनाओं से गुजरकर मैंने खुद ही ये मोर्चा संभाला कि मैं ही पढ़ दूंगा। इसलिए तो अब मुझे पता है कि आप लोग बेताब होंगे ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। तो अपेरेंटली 8वें एपिसोड में भी कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन फिर भी काफी अच्छा लिखा हुआ है। फिक्र मत करिए, कम से कम हमारे पास 100 पन्ने बाकी हैं अभी। और 100 पन्ने बाकी होने का मतलब है कम से कम 3 या 4 भाग। तो 3-4 एपिसोड और हो सकते हैं एक दिन में। मतलब ठीक ठाक रहे कहानी तो, यानी पढ़ने लायक रहे, प्रिंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 30 पेजेस पढ़े जाते हैं। और अगर जहाँ वो जो घटिया सी प्रिंटिंग है ना, जहाँ यानी उड़ चुका है, जो थोड़ा मिट चुके हैं अक्षर, उनकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। खैर, लेकिन अच्छा, ऐसा होता है कि जब हम कोई भी चीज फिल्म भी देख रहे हो या ये कहानी सुन रहे हैं, तो हम अपने आप को उस जगह पर रखकर देखते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होता कि मतलब आम नागरिक इतनी आसानी से घबराता नहीं है। घबराता मतलब जैसे ये जो गुप्ता जी हैं, ट्रेन के ड्राइवर, इनके हाथ पांव फूले पड़े हैं। मतलब जब इस आदमी से किसी ने कहा होगा कि भाई ट्रेन की चाबी बनवानी है, तब नहीं इसके दिमाग में आया होगा। तब नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि तब इसे 10 लाख दिखे होंगे, वो जो 10 लाख इसे मिल रहे थे। और होता क्या है कि तब इसने ध्यान ये नहीं दिया होगा कि ये कोई ऐसी चीज है जिसके, यानी बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन की चाबी। तो भाई आप करोड़ भी मांग लो तो ना मिले। और जिस हिसाब से चाबी की जो जो स्ट्रक्चर बताया गया है, जैसी चाबी वो है, उस तरह की चाबी, तो उसने 10 लाख लेकर और चाबी बना दी। तब नहीं उसे ध्यान में आया कि कोई क्या करना होगा किसी ने चाबी का। डेफिनेटली कोई ना कोई नेफेरियस डिजाइन होगा उसके दिमाग में, कोई ना कोई बुरी भावना होगी उसके दिमाग में, तभी तो वो चाबी बनवा रहा है ना आपसे। ऐसे कैसे चाबी के लिए आपको कहा और आपने बनवा दी चाबी। दूसरी बात, चलो ये अच्छा हुआ कि 1 घंटे के अंदर अंदर पता लग गया कि वो जो एसटीएफ वाले जवान थे वो मारे गए हैं। और हालांकि ऐसा होता है नहीं अगर आप सही जीवन में कहो, एक आधा आदमी तो भले बदला जाए, लेकिन 30 के 30 आदमी नहीं बदले जा सकते। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मतलब आप खुद सोचिए ना कि अब वो जो एसटीएफ वाले हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से वो 30 के 30 आ गए, हम एसटीएफ की तरफ से आए हैं हमें चढ़ा लो, नहीं। ऑफ कोर्स एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट दूसरे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से एक्सचेंज करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे एक मशीन के दांत दूसरी मशीन के दांत में फंस जाते हैं ना,
जैसे प्लग और शू एक दूसरे में फिट हो जाता है, इस तरह फिट होते हैं ये। तो 30 आदमी तो उन्होंने लाए जो ट्रेन पे, तो उनको एक्सचेंज कराने के लिए उनके सुपीरियर्स भी तो वहां होंगे। जो एसटीएफ का एसपी होगा उसने आकर ट्रेन के रेलवे एसपी से और जो लोकल थाने का एसपी है उससे बात की होगी कि भैया ये रहे, क्योंकि भारत का सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है ना। आफ्टर ऑल अंग्रेज का बनाया हुआ सिस्टम है, ये कच्चा नहीं है। मतलब यहाँ मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अंग्रेज के सिस्टम की, पर होता क्या था कि अंग्रेज बहुत कम थे इस देश में, तो उन्होंने हम भारतीयों को ही लगाया हुआ था एक दूसरे को जूते मारने को। तो इस चक्कर में ना उसने चेक पॉइंट्स बहुत डाले हुए थे। ये जो कागजी कार्रवाइयां भारत में इतनी होती हैं, ये इसी चक्कर में होती हैं। ऐसा सेम सिस्टम अगर आप यूके में जाकर देखो तो वैसा कोई नहीं है। वहां पर सीधा एक आदमी से डील करके आता है और कहानी खत्म। यहाँ भारत की तरह नहीं है कि पहले इससे साइन करवाओ, फिर उससे जाओ, फिर यहाँ से जाओ, फिर वहां से जाओ। खैर, तो 30 के 30 आदमी नए आ गए और किसी को पता नहीं चला। लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी इसी को कहा जाता है, कहानी को अच्छा बनाने के लिए, कहानी में मसाला डालने के लिए। ये कहानी का गरम मसाला है, समझ लो। तो जिसकी खुशबू भी आएगी दूर तक। बहुत बढ़िया कहानी। अब सिचुएशन के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कहानी के एस्पेक्ट्स हैं। 33 आदमी और उनके पास 33 गने हैं, और वो सारे फैले हुए हैं पूरे डब्बों में। उसके अगेंस्ट 3 आदमी जिनके पास 3 रिवॉल्वर, मान लो, चलो मान रख लेते हैं 3 ही रिवॉल्वर की, और भी होंगे तो अनलिमिटेड रिवॉल्वर क्योंकि उनके पास, लेकिन 3 आदमी और 3 रिवॉल्वर उनके पास, या 3 पिस्तौल हैं। चलो, कोई ना कोई स्कीम जरूर लगाई जाएगी। या तो मुझे लग रहा है इस्माइल को कब्जे में ले लेंगे, ताकि वो, और कुछ ना कुछ ऐसा लगाया जाएगा जुगाड़ जिसकी वजह से ये दब जाए। यानी ये, और वैसे भी देवराज चौहान जब मारने पे आता है ना, जैसे हमने वहां देखा था डेथ वारंट में, फिर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, वो सीधा गोली मारते हुए निकल जाता है। उसमें डेथ वारंट में हमने देखा सीआईए के कितने 25-30 आदमी मारे उसने। 10 तो मारे ही कम से कम। 25-30 तो मैं ज्यादा कह गया, लेकिन काफी सारे मारे हैं। और वो भी एक एक मिनट बाद ही मरते गए, ऐसे जैसे पॉपकॉर्न फूट रहे हो। तो खैर, अच्छा दोस्तों, आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़कर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रू भाई ने कहा है कि देवराज चांद सीरीज के हर डकैती वाली नावल में बहुत सारी पार्टीज आ जाती हैं पैसे के चक्कर में, और ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि, हाँ, तो मैंने कहा तो है, कुछ एक नॉवेल्स को अगर हम छोड़ दें, इनके हाथ में कुछ ही नहीं लगता। वो तो देवराज चांद कुछ भी कहता है, खुद भी मानता है कि यार ले देकर हमारे हाथ कुछ नहीं पड़ा। खैर, मलिक जी ने लिखा है कि देवराज बचपन में क्राइम वर्ल्ड है और आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। देवराज चांद डकैती मास्टर कैसे बना, ओके, हाँ ठीक है। ठीक है दोस्तों, पढ़ देंगे। वैसे ये मेरे ख्याल से ना, जो क्राइम वर्ल्ड है ये कहीं है पड़ा हुआ। मैंने बकायदा लिस्ट लगाकर उसके ऊपर निशानियां लगाई हुई हैं, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो दिनेश भाई कह रहे हैं अगला नावल 52 पत्ते अपलोड करिएगा। ठीक है भाई, 52 पत्ते, वो मैंने लिस्ट डाली हुई है, पहले वो उसमें देख लेंगे वो कवर होते हैं कि नहीं। उसमें अब 52 पत्ते होगा तो 52 पत्ते पढ़ देंगे। अगला कोई होगा, लेकिन उसमें है 52 पत्ते। जो आने वाले 6 जो मैंने अपलोड किए थे, तो उसमें आ जाएगा, 52 पत्ते का नंबर लगने वाला है। देवराज चौहान और सावरा चौहान का अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर, हाँ, गैंग वॉर में तो है, अंडरवर्ल्ड में मुझे पता नहीं, लेकिन गैंग वॉर में तो मुझे पता है। ठीक है, गैंग वॉर को भी ऐड कर लेंगे। गैंग वॉर शायद से है कि नहीं है, एक मिनट में देख लेता हूँ। गैंग वॉर इज इन, नहीं, गैंग वॉर पब्लिश नहीं है अभी तक। अंडरवर्ल्ड पब्लिश है किसी और चैनल पर। तो ठीक है। तो और
बाकी सबके कमेंट्स हैं, आप लोगों ने लिखा हुआ है। यू आर ग्रेट, नाइस नरेशन, मैनी मैनी थैंक्स, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस इसको सुनते ही आपको कुछ देर आप नहा धो के आइए, खाना वाना खा के, और दूसरा एपिसोड आपके पास आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।